सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज फिर मैं डेली की तरह आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ, वो विषय बहुत अहम है। वो विषय ये है कि लोकतंत्र क्या है दरअसल, और यह कैसे काम करता है, कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं प्रोफेसर हरीश सिंह आज आपके सामने लोकतंत्र क्या है बुनियादी तौर पर, लोकशाही क्या है, जमहूरियत क्या है, उस पर बात करूंगा। और यह कैसे काम करता है और इसको कहाँ से ताकत मिलती है, और इसको अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया एक परिक्रम लोकतंत्र है। तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन एक बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। हालांकि ये बिल्कुल सिद्ध है, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि बुनियादी तौर पर अगर लोकतंत्र के इतिहास को देखें, लोकतंत्र के पूरे प्रक्रम को देखें, इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें, तो लोकतंत्र डायरेक्ट रूप से वैसे चुना प्रजा के द्वारा ही जाता है। लेकिन आजकल कई समस्याएं आ गई हैं। उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ईवीएम की समस्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कि ईवीएम के माध्यम से या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के माध्यम से या एग्जीक्यूटिव के माध्यम से या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, और संविधान कहाँ से अपनी ताकत लेता है, संविधान कैसे बना, संविधान निर्माता कौन है, इस पे बहुत डिबेट्स चली। तो आज मेरा मन हुआ कि डेमोक्रेसी पर बोला जाए, लोकतंत्र पर बोला जाए, कि जो संविधान के द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया है। जब हम हमारी प्रेम्बल पढ़ते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं, तो उसमें भारत के लोगों की बात आती है। आजकल जनगण मन पर डिबेट चली पहले, आजकल वंदे मातरम पर डिबेट चल रही है। तो लोकतंत्र की मैं बड़ी आपको मतलब दकियानुसी परिभाषा यहाँ देने नहीं आया हूँ। सिर्फ उसके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है, जो उसकी टूल टेक्निक्स प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उन पे बात कर रहा हूँ। क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्या उनका क्रियान्वयन सही मायने में हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरी ये एक आदत बन गई है, मेरा ये एक हैबिट बन गया है, और मॉर्निंग के शेड्यूल में ये एक पूरे का पूरा मेंटल पैटर्न बन गया है कि सुबह मैं आपसे ज़रूर बात करूं। बहुत से साथियों के अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जारी रखना चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरी इच्छा हुई कि लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, जनतंत्र के बारे में, जमहूरियत के बारे में आपसे बात करूं कि लोकतंत्र क्या है, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है ये। तो लोकतंत्र बुनियादी तौर पर कहा जाए, क्योंकि भारत एक प्राचीन देश है, प्राचीन काल रहा है, मध्यकाल रहा है, आधुनिक काल, समकाल चल रहा है। ऐसे ही भारत के साथ साथ दुनिया के और भी देश है जहाँ पर धीरे धीरे, देखो पहले लगभग सभी जगह राजशाही थी, सभी जगह एक तरह से यूं कहा जाए कि मोनार्की थी। चाहे वो फ्रांस को देखिए, जर्मन को देखिए, चाइना को देखिए, इटली, जर्मनी, अमेरिका, सभी जगह तानाशाही रही है, मोनार्की रही है। कुछ राजशाही परिवारों का सत्ता पर कब्जा रहा है। दोबारा से कह रहा हूँ, कुछ राजशाही परिवारों का। जैसे आपने लुई 16वां के बारे में सुना होगा। लुई 16वां फ्रांस का राजा था, लुई 16वां, और जो कहता था कि मैं ही रूल हूँ, मैं ही शासन हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांस का राजा कहता था लुई 16वां। लुई 14वां भी काफ़ी फेमस हुआ। लुई 16वें की पत्नी उससे भी ज़्यादा फेमस हुई, मैरी एंटोनिएट,
मैरी एंटोनियट तो इतनी फेमस हुई कि उसको ये भी नहीं पता था कि पेट की भूख शांत ब्रेड से की जाती है, रोटी से की जाती है या केक से की जाती है। जब लोग उसके राजशाही दरबार में चले गए, बहुत बड़ा वर्साए का महल था, लोग कहने लगे, फ्रांस के लोग, खासकर लेबर कैटेगरी के लोग, कि हमें भूख लगी है, हमें ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए। तो वो मैरी एंटोनियट कह रही थी कि केक इनको दे दो, केक खा लेंगे ये। अब देखिए इतनी, मतलब जो तानाशाही लोग होते हैं, जो इनकी वीआईपी और यूँ कहा जाए कि हाइपर वीआईपी जो इनकी कल्चर होती है, हालांकि ये हाइपर टेंशन में लोग रहते हैं, इनको बहुत बुनियादी तौर पर मानसिक बीमारियां होती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कूट कूट के भरा होता है। हर पैटर्न के अंदर ये अपना विशेषाधिकार स्थापित करने के लिए वहाँ पे नए नए रूल, कानून, कायदे, टूल, टेक्निक्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बना देते हैं, अपना ही संविधान बना देते हैं। तो आज मैं लोकतंत्र इसलिए बता रहा हूँ कि लोकतंत्र को लाने में बहुत बुनियादी आइडियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल चीज़ें लगी है। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, तब डेमोक्रेसी आई, तब इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की कुछ मूल्य आए भारत में, और उन कुछ मूल्यों को संविधान में भी सम्मानित किया गया। ये हो सकता है कि उनका प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रियलिटी में, ज़मीनी स्तर पर उनका इतना उपयोग नहीं हो पा रहा, और संविधान आजकल कुल मिला के एक, कहा जाए कि वाइट एलिफेंट बन गया है। डेमोक्रेसी के जो चारों पिलर है, चाहे वो लेजिस्लेचर है यानी विधान पालिका जो कानून बनाती है, कानून बनाने का प्रक्रम आपने देखा ही है, टीवी पर आप पार्लियामेंट की डिबेट सुनते होंगे कि कानून कैसे बनते हैं। तो चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है जो उस कानून को लागू करती है, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक, पूरे का पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, एक पूरे का पूरा रेड टैपिज्म है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठ चुके हैं कि लाल फीताशाही ने देश को कंगाल बना दिया। लाल फीताशाही जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसने देश की धज्जियां उड़ा दी है। और ये आपको कल, जैसे एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा टीवी पर सुन रहा था कि जो साहिल लोचब है, जिसके पैलेट गन के माध्यम से 2 छर्रे आँख में लगे, एक आँख उसकी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, जो पीछे जुलाई में जंतर मंतर की मूवमेंट चली थी, वहाँ पर वो आंदोलन में था, और उसके शरीर पर ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा छर्रे लगे हैं बंदूकों के। अब आप बताइए, और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी इस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। लेकिन कल चलो राहुल गांधी ने उसकी माता को लिया, साहिल लोचब की माता को लिया, और संसद भवन थाने पहुँचे, और एक अज्ञात एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के नाम, क्योंकि जीरो एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो वो दर्ज हुई इतने दिनों के बाद। ये मेरी ख्याल जुलाई 20 की बात है, 20 या 21 जुलाई की बात है, और आज 22 अगस्त है। तो कल 21 अगस्त को, एक महीने के बाद, उसने बहुत लंबे चक्कर लगाए साहिल लोचब ने कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है कि एक जिम्मेदारी बन जाती है, मुद्दा न्यायपालिका के पास चला जाता है, न्यायपालिका उस चीज़ को देखती है। तो ये इतना बड़ा भारत में ये चीज़ें हैं, और एक आम आदमी की तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, चाहे उसका कितना ही बड़ा उसके साथ, चाहे यूँ कहा जाए क्राइम हुआ हो, बड़ा मुश्किल है। तो भारत के इस पुलिसिया तंत्र का भी बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा एक तरह के नेगेटिव इसका योगदान है लोकतंत्र को सफल ना होने में। तो लोकतंत्र भारत का सफल हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, उन विचारों पर भी बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यही था कि लोकतंत्र में, क्योंकि जैसे कि लोकतंत्र में मैंने बताया कि 4 पिलर है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है, चारों का योगदान होना चाहिए, चारों का होता है। चारों को अपनी अपनी बड़ी प्रोएक्टिव भूमिका, इनोवेटिव भूमिका निभानी चाहिए। अगर ये चारों अपनी भूमिका निभा देते हैं
तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत एक विचार है, व्यक्तिगत मेरा ये एक दृढ़ विश्वास है कि व्यवस्थाएँ सुधरेंगी। क्योंकि संविधान से उसको ताकत मिलती है, डेमोक्रेसी से। भारत का बहुत बड़ा एक संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत लंबी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लंबी-लंबी डिबेट्स होती थी, उनके व्यू होते थे, रिव्यू होते थे, वाचन होते थे। तब वो लंबा प्रोसेस और पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स है, वो आज भी हमारे पास रिकॉर्डेड है कि किसने क्या कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, पटेल ने क्या कहा, बी.एन. राव साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, सरोजनी नायडू का क्या कंट्रीब्यूशन है। जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे, सभी संविधान के एक्सपर्ट थे, सभी ने इतिहास, कल्चर, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम, इनको पूरा अध्ययन किया था और उसके बाद भारत का संविधान बना था। जो लोग कहते हैं ना कि संविधान में ज़्यादातर सदस्य वैसे ही थे, ये बड़ी एक तरह से तौहीन होती है उन सदस्यों की, क्योंकि वो सभी अध्ययन करते थे, सभी का अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनके पास सूचनाएं थी, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव भी था। क्योंकि ज्ञान सिर्फ सूचनाओं से नहीं बनता है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो सूचनाओं का बहुत बड़ा उनके पास भरमार होती है, लेकिन ज्ञान सूचनाओं के साथ साथ आपका बुद्धि विवेक, आपका अनुभव, आपका नज़रिया, तब ज्ञान बनता है और तब उस ज्ञान का एक प्रॉपर समावेश होता है। तब उसको कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर और नॉलेज शेयरिंग इज़ आल्सो पावर। तो नॉलेज फिर शेयर की जाती, फिर वो इंक्लूसिव लैंग्वेज के रूप में, इंक्लूसिव नॉलेज के रूप में, इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में आगे आती है। तो खैर, बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी पर, तो डेमोक्रेसी के जो वो सब मैंने बता दिया कि ये जनता का तंत्र होता है, जनता के द्वारा स्थापित होता है, जनता के लिए होता है। वोटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, सिटीजन्स को उनके राइट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। सभी देशों के अपने संविधान बने, अमेरिका का अपना बना, चाइना का बना, यूरोप में और कंट्री जितने हैं, फ्रांस का अपना बना, जर्मनी का बना, इटली का बना, वियतनाम का बना, आयरलैंड का बना, पाकिस्तान का बना, इंडिया का भी बना। तो सभी के अपने संविधान होते हैं। संविधान लिखित भी हो सकते हैं, संविधान कई कंट्रीज़ में ट्रेडिशंस चलते हैं, बातें लोग मान लेते हैं। बहुत एडवांस कंट्री है, वहाँ पे कोई बात एक बार कह दी तो उसको मान लेंगे। भारत जैसे देश में कहेंगे कि आप लिखित में हमें दिखाओ, आप एविडेंस दिखाओ, आप हवाला दिखाओ, आप रेफरेंस दिखाओ। ये सब बातें भारत जैसे लोकशाही में, भारत जैसी डेमोक्रेसी में होती है। खैर, जो भी है, लेकिन लोकतंत्र एक बड़ा बुनियादी एक मंच होता है जिसके माध्यम से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपको थोड़े थोड़े अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार के कोई इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशंस आती है तो आपके अधिकारों को निपट छीन लिया जाता है। ना आपके पास इक्वलिटी का राइट रहता, ना आपके पास फ्रीडम का राइट रहता, ना आप कोई जनसभा बना सकते, ना कोई आप संगठन में बोल सकते। बड़ी समस्याएं होती है। लेकिन लोकतंत्र एक बहुत बड़ा, देखो, ये यूँ कहा जाए कि ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। तो इन चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें पहचानना पड़ेगा, बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये एक व्यक्तिगत विश्वास है कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, अब जैसे जैन जी अभी सामने आया, अभी कल की घटना है कि जयपुर में